नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है रासो काव्य परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड आदि काल में रचित रासो काव्यों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रासो काव्य ग्रंथों के महत्व के अंकन के पूर्व यहाँ रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबद्ध जानकारी अपेक्षित होगी। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय शब्द से स्वीकार किया। उनकी मान्यता है कि वीर गाथा काव्यों में राजसूय यज्ञों का उल्लेख हुआ है, अतः रासो शब्द राजसूय से व्युत्पन्न है। परंतु उनका यह तर्क अमान्य है, क्योंकि सभी रासो काव्यों में राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं है। कुछ रासो रचनाएं ऐसी भी हैं जो रासो नाम से तो हैं, परंतु वे वीर गाथात्मक न होकर श्रृंगारिक या प्रेमपरक हैं। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जोड़ा है, जिसका अर्थ उन्होंने युद्ध लिया है। परंतु यह मत भी अमान्य सिद्ध होता है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्धों का नितांत अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ा है। उन्होंने बीसल देव रासो की एक पंक्ति भी उद्धृत की है, जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख है। आचार्य चंद्रबली पांडेय ने रासों को संस्कृत नाट्य शास्त्र के रासक शब्द से संबंधित माना है। हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नृत्य गीत है। वहीं उपदेश रसायन में गेय काव्य को रासों की संज्ञा दी गई है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत उपयुक्त प्रतीत होता है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। साथ ही रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहा जाने लगा जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है और उसे अधिक तार्किक, संगत और उपयुक्त स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के मत पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि रासो शब्द रासक से ही व्युत्पन्न है। रासक या रास रस प्रधान रचना है। रस से समन्वित होने के कारण ही इसे रसायन भी कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला धार्मिक रासो काव्य परंपरा और दूसरा ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धार्मिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को स्वीकार किया गया है जो जैन कवियों द्वारा लिखित हैं तथा जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित नायक बनाया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य बतलाया है। इसी परंपरा के अंतर्गत इन काव्य ग्रंथों और उनके रचनाकारों के नाम उपलब्ध होते हैं। पहला बुद्धि रास, रचनाकार शालिभद्र सूरी। दूसरा चंदन बाला रास, रचनाकार कवि आसगु।
तीसरा, जीवदया रास, रचनाकार कवि आसगु। चौथा, स्थूलीभद्र रास, कवि जीन धर्म सूरी। पांचवा, रेवंतगिरी रास, रचनाकार विजय सेन सूरी। छठा, आबू रास, रचनाकार पलहण। सातवां, नेमीनाथ रास, रचनाकार सुमति गणी। आठवां, कच्छूली रास, रचनाकार प्रज्ञा तिलक। नौवां, जीन पद्मसूरी रास, रचनाकार सारमूर्ति। और 10वां, गौतम स्वामी रास, रचनाकार उदयवंत। उपर्युक्त सभी रचनाओं का उद्देश्य धर्म का निरूपण तथा प्रचार प्रसार करना है। इनके कथानक का आधार जैन पुराण हैं, जिनमें प्रबंध शैली का निर्वाह बखूबी किया गया है। छंदों की विविधता इन रास काव्यों की मुख्य विशेषता है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक रासों काव्यों के बारे में। ऐतिहासिक रासों काव्यों के अंतर्गत वे ग्रंथ हैं जिन्हें वास्तविक रूप में आदिकालीन रासों काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये कवि प्रायः राज्याश्रित थे, जिनका उद्देश्य था अपने आश्रयदाता के शौर्य, पराक्रम एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण गुणगान या प्रशंसा करना। इन ग्रंथों में ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख अवश्य है, परंतु कल्पना के आधिक्य के कारण ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन ग्रंथों में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रमुखता है। साथ ही साथ अलंकारों एवं विविध छंदों का अधिक प्रयोग भी दिखलाई पड़ता है। ऐतिहासिक रासों काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला, परमाल रासो। इस ग्रंथ में महोबा के आल्हा और उदल नामक दो क्षत्रिय सामंतों की वीरता और उनके अद्भुत शौर्य का उल्लेख है। इसे आल्हा या आल्ह खंड के नाम से भी जाना जाता है। अपनी गेयता की प्रवृत्ति के कारण यह रचना अब तक लोक काव्य के रूप में स्वीकृत है। परमाल रासों के रचनाकार कवि जगनिक हैं, जिन्हें चंदेल वंशी राजा परमाल का दरबारी कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। देखा जाए तो यह ग्रंथ वास्तव में वीर रसात्मक है। वीर भावना की प्रचुरता उक्त ग्रंथ में स्पष्ट परिलक्षित होती है। जिस ओजस्विता और प्रवाह के दर्शन हमें इस ग्रंथ में होते हैं, वह महाकाव्यों में भी दुर्लभ है। आल्हा के सुर स्वर आज भी लोगों के हृदय में वीर रस के संचार में पर्याप्त सक्षम हैं। दूसरा, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। इस ग्रंथ में विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव के चरित्र का वर्णन किया गया है। यद्यपि यह रचना आदिकालीन है, परंतु अन्य रासों काव्यों की तरह यह वीर गाथात्मक रचना न होकर एक गीतात्मक विरह काव्य है। इसकी कथा वस्तु अनेक प्रकार की घटनाओं से निर्मित है, जिसमें वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस रचना को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा बीसलदेव का
परमार वंश के राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से आहत राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। 12 वर्षों की विरह वेदना रानी को अत्यंत ही संतप्त कर देती है। तीसरे खंड में रानी का विरह वर्णन है तथा चौथे खंड में राजा और रानी के पुनर्मिलन का उल्लेख है। 125 छंदों की यह प्रेम परक रचना विरह वेदना को प्रदर्शित करती है। रचनाकार नरपति नाल्ह ने उक्त ग्रंथ में प्रकृति का रमणीय चित्र उपस्थित करते हुए प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग को अंकित किया है। इस रचना की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजस्थानी बतलाया है। बीच बीच में साहित्यिक पिंगल भाषा मिलती है। उल्लेख्य है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित स्वरूप को पिंगल नाम दिया गया। तीसरा, खुमान रासो। इस ग्रंथ के रचयिता दलपति विजय हैं। इस रचना में मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। 5000 छंदों में लिखे गए इस वृहद ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, तथापि जगह जगह पर हमें श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी स्थल दिखलाई पड़ते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर गाथा काल के ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय इस प्रबंध काव्य में वीरता की अभिव्यंजना हुई है। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत, मित्र और राजकवि थे। ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और कविवर के जन्म और मृत्यु की तिथि एक ही है। उन्होंने पृथ्वीराज के साथ अपनी अकल्पनीय मित्रता का निर्वाह किया। यह भी प्रसिद्ध है कि गजनी में चंद बरदाई के संकेत पर पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को शब्द बेधी बाण से मार गिराया और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। 2500 पृष्ठों के इस विशालकाय ग्रंथ में 69 सर्ग या अध्याय हैं। विविध छंदों में रची गई इस रचना के संबंध में कहा जाता है कि इसे चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। गजनी जाने के पूर्व चंद बरदाई ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में इस ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए दिया था। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित काव्य होने के बाद भी ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता से वंचित है। कल्पना एवं अतिशयोक्ति के प्रयोग के कारण इस ग्रंथ में इतिहास की रक्षा नहीं हो पाई है। यद्यपि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस से सराबोर इस महाकाव्य का काव्य सौंदर्य अनुपम और अक्षुण्ण है। युद्ध स्थलों में अत्यंत ही हृदयग्राही और ओजपूर्ण चित्रण परिलक्षित होता है। ऐतिहासिकता एवं काल्पनिकता को एक साथ समाविष्ट करने वाला यह ग्रंथ अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, प्रकृति निरूपण, अलंकारों का सहज प्रयोग एवं छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का विशिष्ट ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। आदिकाल के रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत उक्त 4 ग्रंथ ही उल्लेखनीय हैं। यद्यपि प्राकृत पैंगलम में
हमीर रासों के कुछ छंद उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासों के अस्तित्व को स्वीकारा है, परंतु अभी तक यह रचना अनुपलब्ध है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह उठाए जाएं, परंतु इससे इन रचनाओं के काव्य सौंदर्य पर कोई आंच नहीं आ सकती। वीर एवं श्रृंगार रस से ओतप्रोत इन रचनाओं में जैसी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में परिलक्षित नहीं होती। इसी कारण इन समस्त रचनाओं की महत्ता और लोकप्रियता से संपूर्ण हिंदी संसार प्रदीप्त है। धन्यवाद।